अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त अपने प्यारों के साथ मिलकर मेरा शो खुशी खुशी देख रहे होंगे। कैसा रहा आप सबका वीकेंड? बहुत ज़बरदस्त। क्या किया भाई ऐसा है? मुझे माइक पकड़ के बात किया करे, जल्दी आगे कर दे। जो बात नहीं करना चाहता ना तो अपने पास माइक बिल्कुल ना रखा करे। उसको जबरदस्त होने वाला है और यू लुक सो प्रीटी, सो ब्यूटीफुल। और मैं कह रही हूँ आज का जो शो शुरू होने से पहले मैं कह रही हूँ फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच दैट आई लुक प्रिटी। आप लोग सुबह सुबह इतनी तारीफ कर देते हैं तो वैसे ही दिल बड़ा खुश हो जाता है। आपका वीकेंड कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं सबसे इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि मैं इस वीकेंड पे सिर्फ और सिर्फ सोई हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि अगर किसी ने कोई एक्टिविटी की हो तो मुझसे शेयर कर ले, मैंने कुछ मिस आउट कर दिया हो तो मुझे बता दें। बात आज हम बड़े मज़े की करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सबको जो है आदत है कि हम मशवरे बहुत देते हैं लेकिन हम उन पर अमल जो है वो नहीं करते इतने अच्छे तरीके से। तो मैं आपसे ही दोबारा पूछूंगी, मुझे बताइए कि अभी तो आप हसीन हैं, जवान हैं, लेकिन कभी जब आप अपनी बहू लेने जाएंगी तो आप उसमें क्या क्वालिटीज़ ढूंढेंगी? ये देखूं कि वो माशाल्लाह आपकी तरह खूबसूरत होनी चाहिए। देखिए जरा तो क्या होने। अच्छा चले, मेरे जैसे खूबसूरत होनी चाहिए तो मतलब क्या गोरी चिट्टी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, खूबसूरत, लंबी है ऐसी होनी चाहिए। बात आज मैं ये करना चाह रही हूँ, हम बात करते हैं कि तब्दीली आनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए हर चीज़ में ही, कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर हो जाए, एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाए, हम लोगों के जो सोशल इश्यूज हैं उसके अंदर वही वाली बातें जो है वो ना रहें। जिस तरह एक हम हमेशा जो है बात करते हैं गोरा होना है, गोरे होने की क्रीम्स यूज़ करनी है, ये करना है, वो करना है, पढ़ी लिखी जो है डॉक्टर बहू होनी चाहिए लेकिन उसको गोल चपाती बनानी आती हो, इस तरह की जो बातें हैं हमेशा करते तो हैं। लेकिन मुआशरे में तब्दीली आती क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं आती क्योंकि हम ये बातें दूसरों को तो बताते हैं, हम ये मशवरे दूसरों को तो देते हैं लेकिन खुद उन पर अमल नहीं करते। जैसे मैंने छोटी सी अभी आपसे बात पूछी, आपने तो खैर बहुत ही प्यारा दिल खुश करने वाला जवाब दे दिया, लेकिन अक्सर आप ख़वातीन से जब पूछें तो वो यही पूछती हैं पहले शादी तो नहीं हुई हुई, अच्छा कितनी पढ़ी लिखी है, अच्छा खाने बनाने आते हैं घर में, गोरी चिट्टी है, हाय मेरा बेटा तो बड़ा सोना है। और गलती से बेटे की अगर ग्रीन आंखें हो जाएं तो उसके बाद तो इतनी सारी बहुएं जो हैं वो लिस्ट से कट ऑफ हो जाती हैं। तो ये भी जो है एक हम लोगों के आर्टिफिशियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं जो पता नहीं हमने क्यों बनाए हुए हैं और उसकी वजह से हम कितनी बच्चियों की जो है जिंदगियां खराब कर देते हैं। दूसरी बात ये कि अगर सफाई की बात की जाए, यहाँ पे मुझे ये बात इसलिए याद आ रही है क्योंकि आगे जो है बड़ी ईद आ रही है और पिछली बड़ी ईद पे ये वाक़या हुआ मेरे साथ कि कुर्बानी हो गई और उसके बाद वो जो उसकी अंतड़ियाँ होती हैं, वो सब पहले दिन तो खैर कुर्बानी है, वो खून है, वो सारा एक समाई होता है, लेकिन एक हफ्ते बाद तक जो है एक गली में जो है 2-3 घर थे जिसके बाहर वो अंतड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, वो सब कुछ पड़ी हुई हैं, गली के जो कुत्ते बिल्लियाँ हैं वो आ रहे हैं, उसको फाड़ रहे हैं, उसमें से स्मेल भी आ रही है। तो एक दिन मैं बहुत ज़्यादा तंग आके मैं गई और मैंने उनकी घंटी बजाई तो अंदर से जो एक बुजुर्ग बाहर आए और मैंने उन्हें कहा, इनका अंकल कुर्बानी हो गई, सब कुछ हो गया लेकिन सफाई भी तो बनता है ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा वो कूड़े वाला आएगा तो उठा के ले जाएगा। मैंने कहा कुर्बानी कूड़े वाले ने तो नहीं की, कुर्बानी आपने की और सफाई निस्फ ईमान है। अगर आप ईमान का एक हिस्सा यहाँ पर पूरा कर रहे हैं तो दूसरा सफाई किसने करनी है, जिसकी वजह से स्मेल, वहाँ पे मक्खियाँ, ये सारा कुछ हो रहा है। तो हम भी जब ये तो उस दिन कुर्बानी वाले दिन की बात होगी, लेकिन हम लोग कितनी दफ़ा ये करते हैं कि घर का कूड़ा निकाला बाहर छोड़ दिया, अब अगर वो कूड़े वाला नहीं आता तो उसकी शामत आ जाती है कि तुम 3 दिन से क्यों नहीं आए। लेकिन वही शॉप पर जो है गाड़ी में डाल के हम सिर्फ 2 कदम चल के आगे या गाड़ी में रख के कहीं आगे जाके उसको फेंक के डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। तो बात हम करते हैं गंद है, ये नहीं है, वो नहीं। कितनी दफ़ा मैंने देखा है कि आगे जो है एक मर्सिडीज़ जा रही होगी जी, पजेरो जा रही होगी, बड़ी सी गाड़ी जा रही होगी और उसके अंदर से जो है आपको नज़र आता है कि ये एक कोई उसका जूस का जो है डब्बा बाहर आ गया, कोई आपने लिफाफा बाहर फेंक दिया, छल्ली बाहर फेंक दी। और मैं हैरान हो जाती हूँ कि किस तरह, स्पेशली इस्लामाबाद की सड़कों की तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ जहाँ भी मैं जाती हूँ कि इतनी खूबसूरत और साफ सफाफ सड़कें और उसके ऊपर जब वो यूं करके चीज़ फेंक जाते हैं तो खुद दुख होता है कि क्यों आप इस तरह कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बदलाव हम लोग अपने एटीट्यूड में लाएंगे, सब हम खुद कर सकते हैं। अपना कूड़ा खुद जाके फेंक दें, बाहर ना रखें, गंद ना करें। जो मैंने अभी आपको बात की कि कुर्बानी के बाद ख़ास ख्याल रखें कि अगर आपके घर में कुर्बानी हुई है तो वो खून, वो अंतड़ियाँ, वो स्मेल, वो सब चीज़ भी साफ़ करना आपकी ही जिम्मेदारी है। कूड़ा जो है सड़क पे ना फेंके, पानी में ना फेंके, ये सारी चीज़ें हम लोग जिम्मेदार हैं
इस एनवायरनमेंट के, और आगे जाके जो है वैसे ही दुनिया की जो कंजम्पशन साइंटिस्ट कहते हैं कि वक्त बहुत कम रह गया है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो गए और दुनिया में जो है चीज़ें खाने पीने की और जिसमें हम रह रहे हैं वो माहौल ख़राब होता जा रहा है। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिए, तब्दीली अपने अंदर लाइए, अपने दिमाग में लाइए और अपनी हरकतों में लाइए। आज के गेस्ट में अनाउंस करती जाऊँ, हमारे साथ होंगे AR जैदी साहब जो कि हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। हमारी क्रिकेट का जो है हाल हमने रिसेंटली देखा ही है कि टेस्ट में क्या हो गया, शायद हमें बहुत ज़्यादा खुशी रास नहीं आती और उसके बाद जो है हमारे प्लेयर्स को नज़र लग जाती है। मुझे तो यकीन नज़र लग जाती है भाई, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या हुआ और क्या इस मैच में अभी भी कोई उम्मीद हमें लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। हमारे साथ हिना होंगी जो कि हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हैं, और हमारे स्टार ऑफ द शो आज होंगे उस्ताद गुलाम अब्बास साहब। किसी इंट्रोडक्शन के वो मोहताज नहीं, उन्हें बुलाने से पहले जो है एक आपसे बताऊंगी कि कितने वो हमारे अजीज़ हैं, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट ही इज़ हियर। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपना शो स्टार्ट करते हैं। मेहकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट AR जैदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल आपकी दुआ। ठीक ठाक हैं आप इस मैच की कारकर्दगी के बाद भी? देखें, क्रिकेट को इतना फॉलो किया है कि ये अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं। अच्छा, आदत सी हो गई है। जी हाँ। अच्छा, हम आम आवाम का दिल तो उतनी ही बुरी तरह टूटता है हर दफा। तो हमेशा कहते हैं उतनी ही उम्मीद होती है जैसे पहली दफा देख रहे हैं कि पता नहीं क्या करेंगे, और फिर उतने ही हम डिसअपॉइंट होते हैं। तो मेरा ख्याल अभी दिल छोड़ने का वक्त नहीं है, अभी 2 दिन पड़े हैं और बारिश की उम्मीद भी ना रखिए। मैं रात को वेदर रिपोर्ट देख रहा था तो हल्की फुल्की बारिश है। अच्छा। मगर कोई इस तरह की नहीं है कि 2 दिन ज़ाया कर दें। 2 दिन ज़ाया कर दिया जाए। अच्छा, वैसे क्या फर्क पड़ेगा अगर ज़ाया हो जाए तो ऑब्वियसली हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर तो ड्रॉ होने का इम्कान है ना। ड्रॉ होने तो हम लोगों की मतलब अब उम्मीद जो है वो ड्रॉ से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब मेरा ख्याल है जीतने का बीच इम्कान में- तो इस वक्त बहुत कम है। अच्छा, क्यों हुआ ये? आपको क्या लगता है? हम उस दिन भी बात कर रहे थे, मैंने एक बात की थी कि एक हमारी टीम में जो है वन हिट वंडर का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वो देखें, बात ये है कि सारे क्रिकेट जो जानने वाला है उसको ये पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसकी बैटिंग कमज़ोर है। बॉलिंग हमारी कंपैरेटिवली दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग इसमें से है। तो इंग्लैंड ने जो हमारे लिए एक तो जो विकेटें बनाई उसमें ये है वहाँ पे बाउंस होता है और हमारे प्लेयर जरा बाउंस को खेलते हुए थोड़ा सा डरते हैं। अच्छा। आपने देखा वोक्स ने इनको तबाह करके रख दिया। पहले टेस्ट के अंदर 11 आउट किया, अगरचे पाकिस्तान मैच जीत गया मगर वोक्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अभी भी वोक्स ने ही डिमोलिश किया है इन्हें। तो शायद जो हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम लोग मूविंग बॉल को नहीं खेल सकते। कल किसी और जगह पे बैठे हुए ये प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा था कि आखिर ये क्यों है कि हम जो जैसे पंजाबी में कहते हैं हिलती हुई गेंद को हम नहीं खेल सकते। तो उसकी वजह ये जो हमने ये लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो विकेटें बनाई हैं ना पाकिस्तान में, प्योर बैटिंग विकेट्स, ये इसका प्रॉब्लम की जड़ है। अच्छा। देखें, अगर हम अपने जो नए आने वाले बच्चे हैं इनको तेज विकेटों पे खेलने की या सीमर्स की जो विकेट है उनके ऊपर खेलने की प्रैक्टिस कराएं, मैचेस रखें डोमेस्टिक क्रिकेट के। वहां पे सियालकोट है जैसे पिंडी की विकेट जो है ये स्विमिंग विकेटों में से है। इस तरह हमारे जो स्पिनिंग विकेटें हैं वो कराची की है और बैटिंग विकेटें जो है फैसलाबाद और मुल्तान की हैं। लाहौर की विकेट भी सीमर्स को मदद करती है। तो हम हर तरह की विकेट के ऊपर अपने यंगस्टर्स को ट्रेन करें, मगर उसके लिए हमें दलेरी के साथ फास्ट विकेटें बनानी पड़ेंगी। हाँ बिल्कुल, ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप जो है होम ग्राउंड में या घर में जो है आप इजी चीज खिला 600 रन कर लें और जनाब बाहर जाके आप 100 रन बिल्कुल, जिस तरह हमें वो PSL में भी यही इतना बड़ा शौक मिला था कि वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस एंड देन जाके बिल्कुल ही डाउनफॉल में चले गए। अच्छा, हम कह रहे हैं हमारी बैटिंग स्ट्रांग नहीं है लेकिन हमने बहुत सारे कैच भी छोड़े हैं, तो क्या हमारी फील्डिंग भी स्ट्रांग नहीं है? देखें, ये तो जो आपने ऑस्ट्रेलिया के फील्डिंग एक्सपर्ट स्टीव रिक्सन को रखा है जो अपने वक्त के बहुत अच्छे विकेट कीपर थे, वो तो मेरा ख्याल है पवेलियन के अंदर बैठे रो रहे होंगे कि जिस तरह के हम कैच छोड़ रहे हैं। देखें, कुक का कैच विकेट कीपर छोड़ देता है, सलीम में स्लिप में हफीज छोड़ देता है, फिर कल भी हफीज ने एक कैच छोड़ा और यूनुस खान की फील्डिंग जो थी, जो कि पाकिस्तान का बेस्ट स्लिप का फील्डर था, उसने भी इट हैज लेफ्ट लॉट टू बी डिजायर्ड। तो मेरा ख्याल है कि फील्डिंग के मामले में हम लोग खासे कमजोर रहे हैं और यही एक वजह है जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम इतना लंबा स्कोर कर गई है। मिसबा की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, बेचारा अकेला खड़ा है, लोन मैन इन द मिडल लड़ रहा है, मगर कब तक?
देखें उसके साथ भी तो कोई खड़ा हो। बाकी प्लेयर्स को भी तो उतना ही पैसे मिल रहे हैं और ये प्रोफेशनल क्रिकेट का दौर है। देखें बात यह है आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स को लेनी पड़ेगी। आपकी ओपनिंग चल नहीं रही। हमारा ये ख्याल था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अगर इंग्लैंड को टैकल करना है तो पहली विकेट की पार्टनरशिप जो है तकरीबन 100-150 रन की होनी चाहिए। वही जब आपकी पार्टनरशिप नहीं होती, हफीज बिल्कुल नहीं चल रहे, तो फिर हम उसको क्यों ट्राई कर रहे हैं? हम किसी यंगस्टर को मौका क्यों नहीं देते? बिल्कुल, मैं यही आपसे पूछने लगी थी कि ये जो हमारी ओपनिंग लाइन जो है ये जो फेल होती जा रही है, ये बहुत अरसे का प्रॉब्लम है, ये कोई नया नहीं है, तो इसको कौन जिम्मेदार है ये फिक्स करने के लिए? देखें बात यह है टूर सिलेक्शन कमेटी होती है, ये उसके डिसीजंस होते हैं। अब हफीज के पीछे ये है कि ही हैज गॉट लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो उस एक्सपीरियंस की वजह से उसको खिलाया जा रहा है। नहीं तो अदरवाइज आपके पास एक नया बच्चा समी असलम है, वहाँ पे समी असलम को ट्राई किया जा सकता है। आगे जो मेरा ख्याल है सेकंड टेस्ट के बाद थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट होगा तो हफीज की पोजीशन काफ़ी अंडर स्क्रूटनी रहेगी। अच्छा, डू यू थिंक कि इसके अंदर कोई फेवरेटिज्म या ये टीम पॉलिटिक्स की वजह से भी कुछ जो है वो फोरफ्रंट पे रहते हैं प्लेयर्स हमेशा, और कुछ जो है वो शैडो में ही रहते हैं, अच्छी कारकर्दगी के बाद भी वो सामने नहीं नजर आते? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात होती है, मगर एक बात ये है कि झटका जरूर लगना चाहिए किसी को कि अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो ही विल नॉट स्टे इन द टीम। ही विल नॉट स्टे इन, बट दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस। जो हम देखते आए हैं कि हमारे कुछ प्लेयर्स जो हैं वो जैसा मर्जी परफॉर्म कर लें। असल में बात ये होती है कि जैसे टूर आपके गले पड़ जाता है, बिल्कुल सर पे आ जाता है ना, तो फिर आप रिस्क नहीं लेते। आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर है, इसको खिला लो, मगर मेरा ख्याल है कि कई दफ़ा यंगस्टर्स जो होते हैं, देखें उनको भी तो अपॉर्चुनिटी देनी होती है। मैंने समी असलम का नाम लिया है, आप उसको खिला के देखें, अच्छा बैट्समैन है और हो सकता है इतना एक्सपीरियंस जितना कि हफीज को हम दे रहे हैं उसको दें तो शायद कोई अच्छे रिजल्ट्स निकले। अच्छा, हम यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि हम मौका दें, हम खिला कर देखें। डू यू थिंक इतना रिस्क लेना एट एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इज ओके, या ये आपको टेस्ट करके उसके बाद लाइनअप बनानी चाहिए? वहाँ जाके एक प्लेयर नहीं चल रहा, आप दूसरे को चांस दे दें जो एक्सपीरियंस ना हो। देखें हमें समी असलम को जो पहले 2 मैच हुए थे फर्स्ट टेस्ट से पहले, उसमें एक में मौका देना चाहिए था ताकि उसको प्रैक्टिस मिलती। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ, मुझे नहीं पता उसके रीजंस क्या हैं। मे भी हम लोग बॉलर्स को ज़्यादा शामिल करने के ऊपर हमने सारा जोर डाला हुआ था मगर उसमें भी टीम ने एक गलती की जो मेरी नज़र में 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को एक टेस्ट मैच के अंदर नहीं खिलाना चाहिए था। ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बिल्कुल ये बात की थी। मेरा ख्याल था कि सुहेल खान को या इमरान खान को टीम के अंदर खेलने का मौका देना चाहिए था। सुहेल ने इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच में 5 आउट किए थे और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वो पेस बॉलर है, तेज गेंद करता है। शायद इंग्लैंड के लिए जब टीम के अंदर वेरिएशन आती तो वो ज्यादा यूजफुल होती टीम के लिए। बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा, हम अगर सीमर्स की बात करते हैं तो वो भी पिच का जो है सही इस्तेमाल आई डोंट थिंक कर सके हैं। जी हाँ, असल में बात ये है कि आपके सीमर्स जो हैं एक तो बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद कर रहे थे, या तो लेग स्टंप के बाहर कर रहे थे या फिर ये है कि ऑफ स्टंप से बाहर गेंदें कर रहे थे। बैकफुट पे जाके बैट्समैन जो है उनको स्ट्रोक्स खेलते थे और चौके लगाते थे। इंग्लैंड के आपने सीमर्स देखा वो अकॉर्डिंग टू ए प्लान चल रहे थे। उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप के ऊपर रखा, गेंद को बाहर निकालते थे, अंदर लेके आते थे और पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो कमजोरी है उनको इस चीज का पता है कि ये जो स्विंग होती हुई गेंद है उसको खेलने में जरा इनको प्रॉब्लम होता है, तो वो वहीं पे हिट कर रहे थे। अच्छा, जी दूसरी बात ये है कि जो फर्स्ट टेस्ट के बाद इंग्लैंड की टीम ने मेरा ख्याल है काफ़ी एनालिसिस किया हुआ था कि हमने गलतियां कौन कौन सी की हैं। और आप देखिए जो रूट्स देखिए, उसने 250 से ऊपर स्कोर कर दिया। वो क्या वजह थी कि उसने वो गलतियां नहीं दोहराई जो उसने फर्स्ट टेस्ट में की, और यही एक टीम की कामयाबी का रीज़न बनती है कि वो अपनी गलतियों से सीखे। आपने बहुत अच्छी बात की। मैं यही बात अभी करने जा रही थी कि हम लोग बहुत सारी टीम्स में ये देखते हैं कि जब पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले, जब वो दोबारा उसी टीम के साथ खेलने जाते हैं तो हम बहुत मार खाते हैं और समझ नहीं आती कि एक दफ़ा जो है बहुत अच्छा किया, दूसरी दफ़ा नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट एक टीम अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो कंसिस्टेंटली अच्छा ही परफॉर्म कर रही होती है। तो ये हमारी टीम क्या बैठ के इसके ऊपर सोच विचार नहीं करती कि कहाँ पे किसकी गलती थी, कहाँ पे लाइनअप चेंज होना है, किस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने सालों से अच्छे बैट्समैन पूरे पाकिस्तान में कहीं हैं ही नहीं, कि वो आ ही नहीं रहे, बनते ही नहीं है पाकिस्तान में। मगर तो ये क्या वजह है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते हैं, इंग्लैंड के अंदर जाते हैं और साउथ अफ्रीका के अंदर जाते हैं तो यही बैट्समैन स्कोर नहीं करते। बिल्कुल।
तो ये इसकी रीजन ये है कि हम उनको यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिलवाते। हम उनको डोसाइल विकेटों पे खिला के 400 स्कोर तो करवा देते हैं, मगर जब वो इंग्लैंड की विकेटों पे या ऑस्ट्रेलिया की पेसी विकेटों के ऊपर खेलते हैं जाके, तो वो जल्दी आउट हो जाते हैं। तो जल्दी आउट हो जाता है। ये बिल्कुल वही वाली बात है ना कि स्कूल में जो है आपको टीचर नंबर देते रहे और उसके बाद जब आप बोर्ड के एग्जाम में जाओ तो आपको पता चले कि एक्चुअली कुछ आता ही नहीं था। आपने एक जिक्र कर दिया स्कूल का, तो पिछले दिनों नजम सेठी साहब के साथ स्कूल क्रिकेट के बारे में बात हुई। 60s और 50s में देखिए आपके बड़े ऑर्गेनाइज्ड किस्म के जगह थी, क्लब थे, स्कूल थे, कॉलेज थे, पंजाब यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप होती थी, इंटरवर्सिटी चैंपियनशिप होती थी। यहाँ से पाकिस्तान टीम के प्लेयर, ये नर्सरी थी। मगर अनफॉर्चुनेटली आप देखिए पिछले 3 डेकेड्स के अंदर ये सारा कुछ खत्म हो गया। और इसका जिम्मेदार कौन है? अब नजम सेठी साहब ये कह रहे थे कि हम उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्कूल क्रिकेट को, ताकि हमें जो क्रिकेट टीम के बच्चे हैं वो स्कूल कॉलेजेस से मिले। बिल्कुल। अगर आप बाहर कहीं चले जाते हैं तो वहाँ पे सॉकर क्योंकि इनकी एक मेन गेम है, तो आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उसके ऊपर। आपको इस चीज का पता है कि वेस्ट इंडीज के अंदर जो क्रिकेट खत्म हुई है उसकी एक रीजन ये है कि वहाँ पे बड़े लंबे लंबे लड़के होते हैं, तो जो कोचेस होते हैं वो वहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं और उनको अमेरिका में ले जाते हैं, फ्लोरिडा में, और वहाँ पे वो उनके माँ बाप को कहते हैं सारी जिंदगी हम इनका एजुकेशन का खर्चा देंगे, इनको नौकरियां देंगे, आप सबका मुस्तकबिल हम टेक केयर करेंगे, आप ये बच्चा हमें दे दें। और उसके बाद वो फिर बहुत बड़े बास्केटबॉल के प्लेयर्स बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। काश हमारी भी इस तरह की अकेडमीज हो जो पॉलिश कर सके हमारे प्लेयर्स को, एक जिस तरह आपने कहा नर्सरी लेवल पे। मैं चाहूंगी यासिर शाह की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कमेंट करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम भी जरूरत से ज्यादा तवक्को लगा लेते हैं। एवरी डे इज नॉट अ संडे। तो बात ये है कि उसने परफॉर्मेंस ली, 10 आउट किए, बहुत अच्छी बात थी। अब बात ये, हर विकेट जो टेस्ट मैच में होती है वो डिफरेंट टाइप की विकेट होती है, जरूरी नहीं कि उसके ऊपर लेग स्पिनर आउट ही किए जाए। जनाब आप शेन वॉर्न को देख लीजिए, आप अब्दुल कादिर को देख लीजिए, दोनों मेरा ख्याल है क्रिकेट की तारीख के सबसे बड़े जो लेग स्पिनर थे, उन्होंने भी ऐसे ही ये तो चले, हम ऐसा करते हैं कि हम सब मिलकर दुआ करते हैं अपनी टीम के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर आए, आपने पिछली दफा जो भी बातें कही थी, जिन पे अमल किया गया या नहीं किया गया, वो हमें नजर आ गया क्या नतीजा हुआ। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। आपको इंशाल्लाह हम दावत देते रहेंगे। अगली दफा हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे खुशी किसी जीत की। तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे हमारी फिटनेस एक्सपर्ट हिना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ऑडियंस के लिए जो है ये अनाउंस करना चाहूँगी कि आपको मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि हमारे साथ अपनी फ़नी वीडियोस शेयर कीजिए, कोई जोक है वो शेयर कीजिए, कोई अच्छी सी पिक्चर है, कोई सेलिब्रेशन है, किसी को बर्थडे विश करनी है, वो हमसे शेयर कीजिए। जो आप हमसे सीखते हैं अगर उसको घर में रीइनकार्नेट करते हैं, दोबारा बनाते हैं, तो वो हमसे शेयर कीजिए। उसके लिए नंबर मैं आपको बताती चलूँ, 0320088705, 0320088705, 0320088705। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें अपनी वीडियोस भेज सकते हैं। आज का सवाल भी मैं अनाउंस करती चलूँ, वैसे स्क्रीन पर आपको नजर आया होगा कि तब्दीली के लिए आप अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ये बात भी आपने मुझसे शेयर करनी है। हाँ, हमारी ऑडियंस का आपसे एक सवाल था, पूछ लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। जी बताइए। ऑपरेशन के बाद जो ना अक्सर लेडीज़ का पेट वगैरह निकल आता है, तो एक्सरसाइज वो बता दें उसके बारे में क्या होनी चाहिए। सी सेक्शन के बाद होता ये कि जिस एरिया में आपके कट लगता है ना, वो तो मसल्स डेड हो जाते हैं, कम होते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, उस तरह से आपका जो पेट अपनी वापस जगह पे नहीं आ सकता, लेकिन कम जरूर होता है। बॉडी वाला ये जी ठीक है। हम जो है लोअर टमी की जो है एक्सरसाइज बताते हैं, क्योंकि आई थिंक सो सारी जो एशियन खवातीन है उनको सबसे बड़ा मसला जो है प्रॉब्लम ही लो पोर्शन का। और मुझे भी जितने लोग, मेजॉरिटी 99% लोग कहते हैं कि लोअर एब्स की या लो पोर्शन की एक्सरसाइज करें, और मैं खुद भी ये आई बिलीव इन कि मैं जितनी भी ग्रुप क्लासेस करवाती रही हूँ उसमें 70% में लो पोर्शन को ऐड करती थी, बाकी अपर पोर्शन आपका बहुत जल्दी जाता है और फिर एक पियर शेप बन जाती है, बॉडी डी शेप हो जाती है। तो हम आज भी कुछ ऐसा ही कुछ, हाँ ठीक है। सही, तो हम लोग जो है फुल बॉडी वर्कआउट है, आज हम लो पोर्शन ज्यादा है जो है। वैसे कोशिश मेरी होती है कि हर एक्सरसाइज में आर्म्स को भी ऐड कर लूं, तो वो कर। ठीक है जी, चलें सीखें जी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। एब्स टाइट, डीप ब्रीथिंग, डीपर इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड वार्म अप।
Stretch your arms side to side. Push yourself. Don't swing your body. Push yourself side to side. And straight out. Stretch. Stretch. Breathe, breathe. Warm up. And hamstring curl. Let's start jogging. अच्छा, जॉगिंग आपके लो पोर्शन के लिए बहुत अच्छी है. जितना जॉग करेंगे, लिफ्ट योर लेग फ्रॉम द बैक लाइक दिस. मूव योर आर्म्स. ब्रीथ. और कभी भी आपने अपने टोस पे नहीं आना. अपने फुट को आप प्रॉपर नीचे रखेंगे. कीप जॉगिंग एंड डीप ब्रीथिंग. Breathe, breathe, jog. मैक्सिमम आप 5 मिनट्स के लिए जॉग करेंगे. Now center. Hold dumbbells. Forward. Arm stretch. अपने ट्राइसेप्स मसल को स्ट्रेच करके रखें. Slightly go down and make 8. Hold it there and come up. Go down, make 8. Center, hold it there, stay, and up. Again down. Make 8. Stay there. अब आप देख रहे हैं कि ये मसल्स आपके स्ट्रेच होंगे और होल्डिंग एक्सरसाइजेस आर वेरी गुड फॉर टोनिंग ऑफ योर बॉडी. Stay there. Again, come up. Tighten down. Make 8. And breathe. Engage your ab muscles. Up. Hold it there. Straight leg out. Knee in. Combination exercise. And in. This is very good exercise for your low portion. Bring knee to the chest. Go for maximum repetitions. Center. Bounce. Come on your toes and heels. Switch side, straight leg out, knee up and toe. Out, knee up to the chest and toe. Again, side to side, push yourself. Center, bounce, forward, side and back. Forward, side and back.
4. Now mat, coming to floor. Turn around. Arms under your shoulder. Straight leg out, extend leg out, flex foot and lift it up. This is for your legs and lower abs as well. Now leg को fold करेंगे जैसे हम अल्फाबेटिकल लेटर L उल्टा L जिस तरह हम लिखेंगे, राइट, and lift it up यहीं से ऊपर. Push it up. Push. Now, bring your knee to the chest. Knee fold रहेगा. Bring it forward and back. Don't stop. You're breathing. Keep breathing. Look forward. Stretch your neck. Okay. Stretch your muscles, child pose, relax your muscles. Control your breath, cool down. Thank you. Double chin. Right, left. कूल डाउन का तरीका अभी तक आप लोगों को रट जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर दफे एक Cool down consistent भी चीज different जो किस्म कराते के होते हैं वो कूल डाउन ही है. ब्रेक का टाइम हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि ये जो कूल डाउन है ये आप ब्रेक में कीजिए. थैंक यू सो मच. Thank you. Stay fit and healthy. Yes, and take a short break and we'll be right back. वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग. जिनकी खूबसूरत आवाज़ अभी आपने सुनी, वो खूबसूरत शख्सियत आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम उस्ताद गुलाम अब्बास साहब. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? बहुत ठीक-ठाक? शुक्रिया, आप सुनाइए. किसी इंट्रोडक्शन के जो है ये मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि जब मैं ये सब कुछ पढ़ती हूँ इनके बारे में, इनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ मैं. आज मेरे साथ हैं ये, तो मैं चाहूँगी जितनी मैं तारीफ़ कर सकूँ पॉसिबल वो हो. प्लेबैक और गज़ल सिंगर, रेडियो, टीवी और फिल्मों के लिए जो है बहुत सारे इन्होंने गाने गाए हैं. मलका तरन्नुम नूरजहान के साथ 25 साल फिल्म इंडस्ट्री में जो है काम किया है. 192 अवार्ड्स जो हैं ये जीत चुके हैं, जिसमें निगार अवार्ड, बोलान अकेडमी अवार्ड, निगार अवार्ड, बोलान अकेडमी अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड, अल्लामा मशरिक अवार्ड, अमीर खुसरो अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड भी जो है वो शामिल हैं. और ये सारे अवार्ड इन्होंने 30 साल के छोटे से अरसे में जो है वो जीते हैं. इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा जा चुका है, और पूरी दुनिया में इनकी खूबसूरत परफॉर्मेंस जो है वो देखी जा चुकी हैं. आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आपने ज़्यादा तारीफ कर दी. मैं तो अभी आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ. अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है. मैं कहूँगी एक ये एटीट्यूड है हमारे सीनियर्स का कि आज तक जो है सीख रहे हैं,
और एक एटीट्यूड है, वहाँ से जो है ना बड़े जोर का सर हिला है ना। मेरे बैंड मेंबर्स को ये बात बड़े जोर से फील हुई। और एक हमारे नए आर्टिस्ट हैं जो 2 गानों के बाद जो है स्टार बन जाते हैं। उनको स्टार बना दिया जाता है, वो होते भी हैं। हाँ। तो ये बुरी बात तो नहीं है नहीं। कि किसी को दाद देना, किसी को बिल्कुल बामरूज पे पहुंचा देना। हाँ। लेकिन ये उस शख्स की गैरतमंदी है कि उसने कितना सीखा है और कितना सोच रहा है कि मैं कितना गाता हूँ। बिल्कुल ऐसे। क्या आपको फर्क लगता है 30 साल पहले की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें और आज में गानों के लिहाज? गानों के लिहाज से गानों के लिहाज से ये कि पहले सोच के बनाया जाता था, शायर अलग होता था। एक सोच के बनाए जाते थे, सोच के बनाया जाता था। सही। और मौसीकार बहुत टाइम लेता था क्योंकि पोइट्री अलग उसको मिलती थी, एक शायर होता था, उसके बाद फिर एक म्यूजिक डायरेक्टर होता था। बिल्कुल। अब ऐसा हो गया कि हम दूसरे का लिखा हुआ गाना बना नहीं पाते। हाँ। हम खुद ही गाना अचानक सोते सोते उठ के उतर आता है ज़हन पे, खुद ही बोल लिख लेते हैं, खुद ही ट्यून बना लेते हैं, खुद ही गा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और जब वो गाना चलता है फिर खुद ही थोड़ी देर सुन लेते हैं। क्रिएशन वक्त मांगती है और इसके लिए जो गाना है या बजाना है उसको बाकायदा सीख के उस पर वक्त लगता है, फिर कहीं जाके कोई शाहकार बनता है। बिल्कुल। और मौसमी काम होता रहता है। अच्छा, और दूसरा ये कि पहले बड़ा फर्क था गजल में या आपकी जो अलग एक पॉप इंडस्ट्री है, फिर आपकी फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री में पहले स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है शायद। जी, मुझे प्रॉपर नहीं पता ये, लेकिन जो मुझे लगता है कि मतलब आपको ये सही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल प्रॉपर पढ़ा जाता था। पहले स्क्रिप्ट होती, फिर उसका वो उसमें जाके कि अच्छा किस किस्म का माहौल होगा, फिर उस पर शायरी होती है, फिर उसकी कॉम्पोजिशन होती होगी। सिंगर को भी समझाया जाता है कि ये सिचुएशन ये है और इस आर्टिस्ट पे आपका गाना फिल्माया जाएगा और इससे पहले का जो सीन है वो ये है, ये गुजर चुका है और उसके बाद ये आएगा। अच्छा, आप ये एक्सप्रेशन अपने जहन में रखिए। ये आजकल तो लगता है कि गाना कहीं बना, फिल्म कहीं बनी और फिर आज एक्टर भी तो सिंगर साथ हो गया ना, वो अपने आप को हीरो भी समझता है ये बिल्कुल, और वो सिंगर भी समझता है। हाँ, बुरी बात तो नहीं है, परफेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात। क्या बात है, बिल्कुल। लेकिन सारे ऐसे जो हैं नहीं हो सकते। अच्छा, आपके जो गाने हैं बहुत सारे मशहूर हीरोज पे जो है वो तमाम पे आपके कोई मोहम्मद अली से शुरू होके मैं अय्याज मोहम्मद राना तक आ गया था। बिल्कुल ऐसा ही। और नूरजहां से शुरू होके आखिर शबनम मजीद पे आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या व्हाट अ करियर। क्योंकि क्या आपने जो है शुरू से एंड तक क्या सुपर हिट गाने। जो कोई फेवरेट है आपका जिसके आप जो कहेंगे इस हीरो पे मेरा गाना जब पिक्चराइज होता है मुझे वाकई लगता है कि यही गा रहा है? असल में जो मैंने पहले अर्ज किया ना कि डायरेक्टर बात समझाता था हमें कि मोहम्मद अली साहब पे जो मेरे गाने पिक्चराइज हुए वो उनका एक्सप्रेशन अलग था। हाँ, बिल्कुल। कि वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो बेवफा तो नहीं मेरा प्यार ही कम है। बज़मी साहब ने वो बनाया था, निसार बज़मी साहब हमारे लेजेंड, बिल्कुल बिल्कुल म्यूजिक डायरेक्टर जो थे, हमारा मान थे वो। बिल्कुल ऐसे हमारा मान है। मोहम्मद अली साहब पे कोई और एक्सप्रेशन था गाने का, वहीद मुराद पे कोई और था, नदीम साहब पे कोई और था, फिर गुलाम मुहिउद्दीन आ गए उन पे और था। वहीद मुराद पे जो उनका अंदाज था उस अंदाज के एक्सप्रेशन थे। बिल्कुल तो इसी तरह तमाम हीरो पे अलग अलग एक्सप्रेशन लोग मेरे ऐसा ही था। तो आप मोल्ड कर जाते थे आराम से, जिस तरह का हीरो उस तरह की कैफियत कारी करने बिल्कुल सिचुएशन ऐसी होती थी। ट्यून सोच के बनाते थे, उसमें मफहूम बयान होता था। बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि आपने लव सॉन्ग है तो उसको सैड सॉन्ग बना दिया, सैड सॉन्ग है तो उसको आपने जॉली सा गाना बना दिया। ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल। हमारे यहाँ अब ये तमीज नहीं रही। हाँ, ये तो है। क्यों नहीं रहा? आपको लगता है कसूर किसका है इसके अंदर? म्यूजिक डायरेक्टर्स का है, कंपोजर्स का है, सिंगर्स का है या शायर का है? किसी का नहीं, किसी का नहीं। सुनने वालों का। शौकिया लोग इकट्ठे हुए हैं। हाँ। अच्छा लगता है, वो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बन जाता है। बिल्कुल। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। बहुत मजे मजे की बातें भी यहाँ पर होंगी और भी करियर के बारे में जो है हम यहाँ पर बातें करेंगे, मजे मजे की किस्से भी सुनेंगे। और अभी जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनको कि छोटी सी ब्रेक हुई है, ब्रेक के बाद वापस आके हम सुनते हैं लाइव इन्हें अपने शो में। छोटी सी ब्रेक के बाद। ये फनी चीजें हैं, बिल्कुल आप मुझसे शेयर करें, लेकिन सोशल मीडिया से उठाने के बजाय घर में खुद कुछ करो तो मुझे भेजो। खुद कोई फनी सी वीडियोस बनाओ, कोई दोबारा से बना लिया करो। वीकेंड पे अगर आप कहीं जाते हैं तो अपने ट्रिप की पिक्चर्स हमसे शेयर करें और प्लीज अपना नाम और जिस शहर से आप पिक्चर भेज रहे हैं वो जरूर आपने मुझे बताना है। हमारे साथ हैं उस्ताद गुलाम अब्बास साहब यहाँ पर। अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें जो है कोई प्लीज अच्छा सा अगर गीत फिल्म मेहमान का नगमा बड़ा मकबूल है जी, दोस्त सुनना चाहते हैं।
जरूर पेश कर रहा जरूर हूँ। प्लीज। भूल सकता नहीं दिल मेरा मोहब्बत तेरी, आज जो कुछ भी हूँ मैं ये है इनायत तेरी। देख कर तुझको मैं गम के भुला देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम के भुला देता हूँ। तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तुझको दुनिया में जुदा सबसे बनाने के लिए, तेरे होठों पे नए फूल खिलाने के लिए, तुझको दुनिया में जुदा सबसे बनाने के लिए, प्यार अपना तेरी आंखों में सजा देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। छीन सकता नहीं अब मुझसे मेरा प्यार कोई, छीन सकता नहीं अब मुझसे मेरा प्यार कोई, प्यार की राह में आएगी न दीवार कोई, छीन सकता नहीं अब मुझसे मेरा प्यार कोई, प्यार की राह में आएगी न दीवार कोई। मैं कसम खा के ज़माने को बता देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं दोबारा यहाँ पर एक बात करनी चाहूँगी कि मेरी दुनिया में सबसे अमेजिंग जॉब है कि मैं जो है इतनी अजीम शख्सियत से मिलती हूँ और मैं लाइव जो है उनको जो है फ्रंट सीट पर बैठ के सुन सकती हूँ। तो इससे अच्छी जॉब और क्या हो सकती है। मेरे बैंड के लिए बहुत सारी तालियां हो जाएं। आसान नहीं लेजेंड्स के साथ जो है
सिंक में बजाना। मैं बताती चलूँ, हमारा बैंड जो है ये अब्बास ब्रदर्स हैं और ये सब टैलेंटेड भाई हैं माशाल्लाह से। जैगम अब्बास जो है वो है गिटार पर, गज़न कीबोर्ड पर, वसीम अब्बास जो है वो तबले पर और ताहिर जो है वो ड्रम्स पर। तो एक दफ़ा दोबारा इनके लिए तालियां हो जाए। क्या बात है जी। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं जिस तरह हमें इंफॉर्मेशन जो मिलती है या आपका जो बैकग्राउंड है, आपने जो है शुरू में जब आपने स्टार्ट किया तो सीखा नहीं था और हमद और नात जो है इससे बिल्कुल शुरुआत स्कूल के ज़माने में मैं हमद और नात पढ़ा करता था, कलाम इकबाल, बज़्म अदब का एक पीरियड हमारा होता था। अब भी शायद होता होगा स्कूल में। अब आई डोंट थिंक सो, अब तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल चलो दोबारा शुरू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। बहुत इसमें टैलेंट उभर के आता है। तो उसमें मैं हमदनात पढ़ा करता था। स्कूल में मकबूल हो गया बहुत। तो स्कूल मेरा था इस्लामिया स्कूल आम खास बाग मुल्तान में। अच्छा। वहाँ तक मैं 8वीं जमात तक पढ़ा और हर साल में कंपटीशन स्कूलों के वो जीतता रहा। तो बड़े बड़े कप वहाँ जीत, बड़ी बड़ी खुशी होती थी ना। हमदनात पढ़ी, कलाम इकबाल पढ़ा, मुसद्दस हाली। और हमारे जो टीचर होते थे वो बहुत अच्छे लोग थे उस दौर के। आज भी अच्छे हैं, लेकिन उस दौर के लोग डिवोटेड लोग थे। वो सिर्फ यही चाहते थे कि हमारी जो कौम है, उनके बच्चे जो हैं ये बड़े होकर ये हुकूमत की बागडोर संभालेंगे, गवर्नमेंट को संभालेंगे, अपने मुल्क को संभालेंगे। पता नहीं कौन इनमें वजीर है, पता नहीं कौन इनमें कमिश्नर है, पता नहीं। ये वो हेडमास्टर साहब हमारे बात किया करते थे। अच्छा। तो वो कहते थे हम परवरिश इसलिए करते हैं, जहनी परवरिश इनकी इसलिए करते हैं कि हमारे स्कूल का नाम हो कि ये फलां वजीर है, वो फलां स्कूल में पढ़ा हुआ है। क्या बात है। तो ये जज्बे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह उन लोगों ने मुझे बड़ा हौसला अफजाई मेरी की। मुल्तान लेवल पे मुझे काफ़ी इनामात, ट्रॉफीज़, स्कूल में बड़ा नाम। और वहाँ से ही मैं लाहौर आया एक कंपटीशन के लिए। स्टूडेंट कंपटीशन था, ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट का। आज भी होता है। बिल्कुल। हाँ, हर साल होता है। हयात अहमद खान उसके रूह रवां थे। आज उनकी बेटी गजाला हयात वो कराती हैं कंपटीशन। 2 दिन की वो ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होती है। स्टूडेंट्स का कंपटीशन भी होता है। उसमें मैं गया तो पूरे पाकिस्तान को विन किया मैंने, बच्चों को। क्या बात। तो मुझे मेडल मिला। वहाँ से रेडियो वाले, टीवी वाले मुझे ले गए। अच्छा। और अपनी बुशरा अंसारी जो हैं इस वक्त तो माशाल्लाह बहुत बड़ी आर्टिस्ट भी हैं हमारे पीटीवी की। लेकिन मेरे साथ वो बचपन में गाने गाया करती थी। तभी गाने का भूत बुशरा से अब तक नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा अच्छा गाती है। गाए बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बहुत अच्छा गाती है। तो हम बच्चों के गीत मिलके इकट्ठे गाया करते थे। अच्छा। इससे फिर बड़े प्रोग्रामों में चले गए। फिर निसार बज़मी साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और पहला गाना ही मेरा जो था वो फिल्म अजनबी के लिए रिकॉर्ड किया। इस तरह मेरी शुरुआत हुई। फिर आपने सीखा गाना? सीखा तो मैंने बाकायदा सीखा। अच्छा। और बड़ी मार खाई मैंने। अच्छा, क्यों? कैसे, ये भी बताइए। हाँ, नवाई शौक प्रोग्राम एक होता था रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। पहले तो मुल्तान रेडियो में गया टेस्ट देने के लिए आवाज़ का। तो मुझे कहने लगे तुम्हारी आवाज़ बड़ी बेसुरी है और माइक के काबिल नहीं है और निकल जाओ यहाँ से, खबरदार यहाँ वापस आए तो हम धक्के दे के बाहर निकाल देंगे। बड़ी बेइज्जती हुई थी मेरी। ये क्यों भाई? हालांकि आप इतना कुछ जीत कर और ये सब। नहीं, ये शुरू अच्छा, ये शुरू की बात है। अच्छा। शुरू में भी मैं बेसुरा तो नहीं था, खैर मुझे कुछ नहीं आता था, आज भी कुछ नहीं आता। अब भी मैं सीख रहा हूँ। लेकिन मैं शुरू की आपको बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा नहीं है माइक के लिए से। तेरी आवाज़ तो माइक के काबिल नहीं है बेटा, भाग जा यहाँ से, खबरदार अगर यहाँ से अंदर दाखिल हुए तुम। अच्छा। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा आप दूसरी मुझे आपको डेट बता दें, मैं उसमें फिर मैं प्रैक्टिस करके फिर दोबारा ऑडिशन पास शायद कर लूँ। खबरदार अगर आइंदा दाखिल हुए, चलो भागो यहाँ से, तुम्हारी आवाज़ माइक के काबिल है ही नहीं, तुम बेसुरा गाते हो, बेताले हो, बेसुरे हो। अच्छा जी ठीक। कंपटीशन पे बुलाया गया उसी साल में जब फेल हुआ मैं। अच्छा। तो पूरे पाकिस्तान में विन हो गया। तो फिर आप जाके मिले नहीं उनसे दोबारा? आपने पूछा नहीं? मैं काफ़ी नाराज़ रहा। रेडियो लाहौर पे भी नवाई शौक प्रोग्राम मैं करता रहा। नई आवाज़ों में मुझे चांस मिल गया। और देखिए नसीबों की बात है। बात वही है कि रब जिसका साथ दे
बिल्कुल ऐसा ही है। तो बंदे मुखालफत करें तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। अब मेरे पीछे ना तो कोई खानदान था, हाँ बिल्कुल। ना शाम 84 घराना था, ना 85 घराना था, ना 87 घराना था, कोई ना पटियाला घराना था, ना कोई और घराना था, ना कसूर घराना। मैं ऐसे खान से उधर से मुझे तो उन्होंने कहा था कि यार को ये गाने वाला नहीं, कोई आर्मी में से कोई बंदा है, कोई वो आ गया गाने के लिए। इसको शौक है। इसका ना स्ट्रक्चर लगता गाने वाला, ना इसकी गुफ्तगू गाने वाली है। लोग म्यूजिक के लोग मुझे बड़े ट्रू, मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्रक्चर लगता है ना, ये अंदाज तो लगता लगता है यार ये कोई पता नहीं कौन है यार, कोई फौजी ब्रिगेडियर गाने के लिए आ गया है, कोई आर्मी का बंदा। इतने मजे की बात है, लेकिन क्या बात है कि दिल बुरा नहीं किया, नहीं, दिल ट्राई बुरा नहीं करते किया। रहे, और फिर क्या बात है कि अब 3 काम मैंने इकट्ठे किए, मेरे मालिक ने मुझसे कराए। पहले तो झटका ये लगा मुझे कि मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया कि तू गाता है। मेरा कसूर ये है आज तक हाँ, कि आप कहते हैं कि मेरी फैमिली मुझे अपने काबिल नहीं समझती थी। वो बड़े अच्छे लोग थे, मैं ही बुरा एक उनमें फिट नहीं हो सकता था। तो उन्होंने 13 साल की उम्र थी मेरी, तो हाँ 13-14 साल की उम्र थी मेरी। जो ही मैंने ये कंपटीशन जीता है और रेडियो पे गाना शुरू हुआ, मुझे घर से निकाल दिया गया। मेरे साथ जो 3 मंजिला इमारत से नीचे गिरा दिए गए कि तुम हमारे बच्चों की हाँ। तरबियत जो है ना उसमें खलल डालोगे और इनको तुम गाने वाला बनाओगे, गाने वाले लोग अच्छे नहीं होते, फला निकल जाओ घर से। अच्छा, उन्होंने उठाए मेरे साथ हारमोनियम, सुरमंडल, सब कुछ तानपुरा 3 मंजिला इमारत से नीचे गिरा दिया। अच्छा। और मार मार के मेरा बुरगा से निकाल दिया उन्होंने, और मैं नीचे आकर रो रहा हूँ अपने साथ इकट्ठे। ये सूर्य अलग अलग हो गए थे, उसको गठड़ी बांध के मैं चल पड़ा। आखिर उस खानदान ने मुझे आज के दिन तक भी कबूल नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं किया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं गाता हूँ, मैं गाने वालों में से हूँ। वो पठान लोग हैं, वो गजनी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े लोग हैं। मैं बेचारा गाने वाला आर्टिस्ट, मुझे मेरी औकात कहाँ। वो बड़े लोग हैं, आज भी वो सुन रहे होंगे और शर्मिंदा हो रहे होंगे, और मैं ये बात कह रहा हूँ और मुझसे वो कह नहीं सकते। देखें कैसी बात है, ये मालिक की मेहरबानी है। तो मुझे ये झटका ऐसा लगा कि इसने मुझे बड़ी जिला बख्शी। मेरा दिल नहीं टूटा बल्कि हौसला बढ़ा। मुझे कहने लगे अब देखेंगे तू आर्टिस्ट बनेगा या तू पढ़ेगा। हमारे यहाँ तो पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ BA में कुछ नहीं समझा जाता। अच्छा, सही। तो तुम देख लोगे तुम क्या करोगे, ना तो गाने वाले बनोगे ना पढ़े लिखोगे। अच्छा। मैंने 3 मास्टर किए, क्या बात, उर्दू में, फिलॉसफी में और साइकोलॉजी में, जिसमें बड़ा ही मुश्किल होता है। बहुत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पौना पागल तो हो जाता है बंदा इससे। बिल्कुल तो ऐसे मैं तो सवा होने एक मास्टर्स करते करते तो 3 तो, और फिर डॉक्टरेट की डिग्री मैंने ली। क्या बात, म्यूजिक और फिलॉसफी में। क्या बात है, जबरदस्त। और मैंने अपने एक स्टूडेंट डॉक्टर जफर इकबाल जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनके साथ मिलके NC में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है म्यूजिक का, वो मैंने उनके साथ बिल्कुल इस बारे में मुझे पता है। और एक जो डिग्री है वो आपने तभी हासिल की जब आप साथ म्यूजिक भी सीख रहे थे लाहौर। जी, म्यूजिक सीखने, जी वो बिल्कुल तीन काम साथ कर रहा था। तालीम मुकम्मल कर रहा था, गाना गा रहा था, गाना सीख रहा था। क्या बात है, जबरदस्त भाई। इस तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरी जब हमारे पास आती हैं तो मैं कहती हूँ आप लोग क्या ही गिला करते हैं कि आजकल मौका मिला कि नहीं। आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, इतने सारे मौके हैं। इफ़ ही कैन मेक इट यू कैन, मैं ये तो हमेशा कहती हूँ। और फिर इतने बड़े जो है, इतना बड़ा नाम बनना पाकिस्तान का, क्या ही बात है। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी मज़ेदार गुफ्तगू को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हम यहाँ पर बहुत ही मज़े की बात कर रहे थे और अभी जो इन्होंने मुझे वाक़या सुनाया, दिल दुखता है इस तरह के वाक़या सुन के, बहुत ज़्यादा दुखता है। क्योंकि जब अपना ख़ानदान होता है और अपने लोग होते हैं वो अप्रिशिएट ना करें तो हमेशा एक कमी सी रहती है। नहीं, मुझे नहीं कमी लगती। नहीं लगती? बहुत ज़बरदस्त, ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसे पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान मैं तो हौसला देता हूँ लोगों को कि अगर ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो अपना मिशन नहीं छोड़ना, मिशन नहीं छोड़ना। और जो आपको ताना मिला हुआ ये तुम नहीं बन सकते तो बनने की कोशिश करो, अल्लाह मदद करेगा। नीयत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, जबरदस्त जबरदस्त। और हमेशा इज्जत देने वाला और इज्जत देने वाला अल्लाह ताला है, तो एक उसको राजी रखें, बाकी जो है सब चीजें आपके ही हक में होंगी। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन जो है वो कौन रहे हैं?
हाँ, ये तो बड़े दिल की बात है ना, और असल बात ये गाने के, जब मैंने होश संभाली, लोग कहते थे इस बच्चे की आवाज़ बड़ी सुरीली है, तो मैं मैडम नूरजहां के गाने, लता मंगेशकर के गाने इस तरह मैं गाया करता था। जब मेहदी हसन साहब आए तो फिर वो आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेरी कहा भी जाता है कि आइडियल- आपकी आवाज मिलती भी बहुत जी, है वो उसकी वजह भी मैं बताता हूँ आपको। यानी इतना मुझे पसंद थे कि फिर मैं उनकी गज़लियात, उनके आइटम में गाया करता था। और जो मैं बता रहा हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में मैं कंपटीशन पे गया और फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला, वो आज भी मेडल जो है मेरे पास, मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ लगता है ना। बचपन में सबसे पहला मुझे मिला हुआ था। वहाँ से जब नवाज शौक प्रोग्राम के लिए मैं गया लाहौर रेडियो पे, तो मेहदी हसन साहब की गज़ल में गा रहा था। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। फैज़ अहमद फैज़ का कलाम था। तो मेहदी हसन साहब को मैं जानता भी नहीं था, मिला हुआ नहीं था, सुना हुआ ही था, टीवी पे भी नहीं देखा था। अच्छा, हमारे यहाँ टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होता, किसी किसी के यहाँ होता था। अक्सर देखने जाते थे, उठाते चलो 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 अपनी टीवी देखने चलो, टीवी बंद, बच्चे आ जाते थे। तो मेहदी हसन साहब अपने गाड़ी में ये गज़ल सुन रहे थे। उनका कोई शेड्यूल नहीं था रेडियो पे आने का, वो सुनते सुनते आ गए। मुझे पता चला, प्रोग्राम मैंने ख़त्म किया, और भी बहुत सारे बच्चे गाने वाले थे, मैं गा के फारिग हो गया। तो मुझे पता चला मेहदी हसन साहब रिसेप्शन पे अभी हैं, अभी आए हैं रेडियो स्टेशन। तो मेरे आइडियल थे। मैं भाग के गया, जाके मैंने कदम बोसी की, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाँ साहब, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। बेटा बात सुनो, सारी बातें ठीक है। तो साथ इधर उधर देख भी रहे हैं। मैंने कहा जी बताएं कि आपको यहाँ एक लड़का गा रहा है गुलाम अब्बास, वो कहाँ मिलेगा? मैंने कहा जी मैं हूँ, मैं हूँ, वही हूँ मैं। नहीं तुम झूठ बोलते हो, जाको बुला के लाओ, अभी गा रहा, अभी निकला नहीं होगा वो स्टूडियो से। मैंने कहा जी मैं ही निकला हूँ अभी, मैं ही हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे सुनाओ, फिर वो बोल दो तुम। मैंने एक लाइन सुनाई उनको, तो गौर से 15 सेकंड तक उनका देखना जो था वो मुझे आज तक याद है। क्या बात। गौर से मुझे देख के कहने लगे हाँ तुम ही हो, कहाँ रहते हो? मैंने अपना भाई का बताया। मैंने कहा जी मैं भाई के घर आया हूँ, तो मैं 3 महीने की छुट्टियाँ मुझे मिली हैं, तो मैं गुजारने के लिए आया हूँ। बेटे तुम लाहौर आ जाओ। अच्छा, और लाहौर आओ और यहाँ पढ़ो, और तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे भाई को मैं जानता हूँ। बात करते करते वो उनका सलाम दुआ निकल आई। तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगा और तुम इस मुल्क के बहुत बड़े फनकार बनोगे। और वो आपके आइडियल थे, और उन्होंने खुद आके आपको जो है, मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह मदद जब करने पर क्या बात है, क्या जिसका बात। कोई नहीं है उसका रब होता। खानदान ने छोड़ दिया, तो आप देखिए मेरा खानदान किस तरह बना। वाह, क्या बात है। मैंने छलांग लगाई, गाड़ी में बैठ गया, चले वो मुझे घर फौरन मुझे लेके चले, बेशक कहीं फेंक दे मुझे। वो घर ले गए। क्या बात है। और आगे अजीब, देखें अजीब बात है, हाँ, मेरी जिंदगी के अजीब अजीब मोड़ है, मुझे समझ नहीं आती। मेरा रब मुझे बिल्कुल गाइड रास्ता बताता रहा, मेरी ताकत नहीं थी वहां तक जाना। जब मैं उनके घर गया तो सामने एक पगड़ी बांध के, खूंटी लेके एक बुजुर्ग बैठे हुए, सीरियस, दुबले पतले, यूं अकड़ के बैठे हुए। तो मेहदी हसन साहब जाके उनके पाँव को छू ले, चाचा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब मैंने भी उनके डर के उनके पाँव को हाथ लगा दिया कि मेहदी हसन साहब लगा रहे हैं तो मेरी क्या औकात है। मैंने भी लगा दिया। बैठो बैठो, मैं बैठ गया जी। वो अंदर चले गए। मेहदी हसन साहब चले गए, और उसके बाद वापस आए कोई 2 घंटे बाद। तो कहने लगे कि हाँ, अरे मैं भूल गया था तुम बैठे हुए हो। अच्छा अच्छा, मेहदी ये कौन है बच्चा? चाचा ये बहुत अच्छा गाता है। वो मेहदी हसन साहब के उस्ताद थे, उस्ताद इस्माइल खान उनका नाम था, वाह, जिन्होंने मेहदी हसन साहब को ट्रेन किया। क्या बात है, क्या बात है। ये एक बच्चा दिन- है, ये गाता है बड़ा अच्छा। अच्छा ठीक है,
तुम सुनाओ, तुमने क्या गा लिया, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं बज़मी साहब का गाना है, मैं रिकॉर्ड करने के लिए जा रहा हूँ। तो तुम बैठो, मैं फिर आता हूँ। वो चले गए। मैं रात 10 बजे तक बैठा रहा। कोई पूछ रहे हो, बाबा जी भी बैठ रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ नहीं बता रहे। मैं रोजाना चला जाता था। मेहदी हसन साहब जब सो के उठते थे तो 3 बजे होते थे, मैं सुबह 8 बजे बगैर नाश्ता किए हुए बैठा हुआ। अब सारी छुट्टियां थी, बैठा हुआ। अब 2 बजे 3 बजे बाहर निकले, सो के उठ के रात को चला। अस्सलाम वालेकुम, अरे तुम बैठे हो जी। और बड़े मियाँ भी सुबह 10 बजे आके बैठ जाते थे। तो आप लोग बस खामोशी में साथ बैठे। मैंने कहा क्या हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रही। मैं कभी बाजा देख के उसको ऐसे टूटा कर लिया, बजाना तो आता नहीं था। ऐसे देखा सुरमंडल पड़ा है, खोल के ऐसे उसको छेड़ा, तार छेड़े उसके। बड़े मियाँ मुझे कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, वो जैसे एक तस्वीर लगाई हुई है, बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे। बस उनके साए में सीखा है। मैंने कहा यार वो क्या रहा है, समझ नहीं आती। तान पूरा वो पकड़ लिया, वो छेड़ा, मिलाना तो नहीं आता था। तो एक आवाज है, रख दो वहीं पे। मैंने कहा अच्छा। वो मैं डर गया। वो मेहदी हसन साहब से भी बड़ी बेजदार आवाज थी। मेहदी हसन साहब बाहर निकले। ये काफी दिन हो गए इस तरह मेरे साथ। अच्छा, मैं पागल होने वाला हो गया। मैंने कहा क्या रहा होता क्या है भाई? मुझे फनकार बनाने के लिए आए, लेके आए हैं, क्या पागल करने के लिए लेके आए? क्या बात। हाँ, सब आए, बाहर निकले। तो यार तुम आए हो, अच्छा 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 ठीक है। मैं जा रहा हूँ रिकॉर्डिंग पे, तो उसके बाद 4 बजे मेरी फ्लाइट है कराची की, मुझे जाना है। तो फिर मैं जब आऊँ तो फिर आ जाना, तो फिर देखेंगे क्या होता है। क्या लो भाई, क्या होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। यहाँ मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे एक्चुअली हुआ क्या। और आज का शो जो है हम भी एक गाने से करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर खुशामदीद। टाइम हमारा बहुत कम रह गया है, लेकिन इतने मजेदार किस्से हैं कि दिल करता है हम इन्हें जाने ही ना दें। तो मैं चाहूंगी बताएं फिर हुआ क्या, सीखें उनसे। हाँ, शॉर्ट सा बता देता हूँ। किस्से में जाके नहीं बताऊंगा, किस्सा सुना के बताऊंगा। तो मेहदी हसन साहब को डांट पड़ी उस दिन, आखिरी दिन। अच्छा, बात सुनो मेहदी, ये बच्चे की जिंदगी खराब क्यों कर रहे हो? ये बच्चा आ जाता है, बैठ जाता है और चला जाता है। तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम बहुत फनकार बन गए हो तुम। कहता चाचा मेरे पास टाइम नहीं होता है, बच्चा तो अपना ही है, इसको गाना अपना है तो तुम गैरों के जैसे सलूक क्यों कर रहे? जाओ काम करो, हम खुद ही सिखा लेंगे उसको। मतलब आप फिर मेहदी हसन साहब के उस्ताद से सीखे? कैसी बात है, क्या बात है, क्या मेहदी हसन साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे लो भाई तेरा काम तो हो गया। अब मुझे क्या पता मेरा क्या काम हो गया। वो कह के चले गए। तो बाबा जी कहे जरा आओ, अच्छा, ये बैठो इधर। अच्छा जी, बैठ गए। बच्चा रैया गंडा लाना। अब वो एक धागा लेके आ गई। मेहदी हसन साहब की बीवी हमारी बहन, वो सुरैया आ गई। लीजिए, सलाम करो, तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी बड़ी बहन भी है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तेरा जी गंडा पकड़े जी, बांध दिया जी, मिठाई शक्कर लेके आओ, शक्कर खिला दी, मुझे दुआ करो। क्या बात है भाई, जबरदस्त 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 जबरदस्त। सॉरी, मैं यहाँ पर शॉर्ट इसलिए करूंगी, टाइम हमारा जो है बहुत कम रह गया और मैं चाहूंगी कि आपके ही जो है हम एक गीत से जो है इस शो का एंड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग महकती मॉर्निंग। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। आपसे मुलाकात होगी कल और हम लोग सुनते हैं गाना। थैंक यू सो मच इलाहाबाद साहब, आप यहाँ तशरीफ लाए। थैंक यू जी। चांद और तू है चांदरा, जरा नजरें तो मिला।